जय हिंद मेरे सेठ सेठियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे साइंस के मस्ट वीवीआई क्वेश्चन पे, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस पे बात करेंगे जिसका बायोलॉजी का जो सेक्शन आपका पूछा जाता है, यानी कि आपके साइंस में बायो का जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो मैं करवा रहा हूं इससे आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा ही। और इससे पहले मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है अनुवांशिकता और विकास का जो चैप्टर है, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो आपको करवा दिया। तो इस वाले वीडियो पे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि और भी आपका एक जो पर्यावरण वाला चैप्टर है या जो भी आपके मॉडल सेट से लेकर आपके बुक तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके पूछने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा है, मैं वो क्या करूंगा अभी आपको मैं करवा दूंगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप एग्जाम क्या कर पाओगे, अच्छे से दे पाओगे। और इससे पहले एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हुई है जिसमें हम लोगों ने सारे जो भी अंतर वाले क्वेश्चन है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि निस्तापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, भर्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसी तरह के जितने भी आपके अंतर वाले क्वेश्चन हैं वो भी हम लोगों ने करवा दिया है, जिससे आपके वो अंतर वाले जो क्वेश्चन है या तो कभी वो 3 नंबर के पूछ लेते हैं या कभी उससे 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनमें से 7 या 8 लगभग क्वेश्चन थे जिसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, जिससे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बनने वाला है। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं या विजिट कर रहे हैं, मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का बाकी और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो सके, पूरा हो सके और आप क्या कर सको, इसका फायदा उठा सको। तो बात करेंगे सबसे पहला प्रश्न का। तो देख सकते हो क्या है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जितने में भी मैं ले रहा हूं इनको आपको याद कर लेने, कंठस्थ कर लेने हैं। तो समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। तो देख सकते हो क्या है कि समजात अंग विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जिनके लक्षण उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं, परंतु वे कार्य के आधार पर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे देखिएगा कि मनुष्य के हाथ होते हैं और घोड़े के जो अग्रपाद होते हैं, तो मनुष्य का आगे का हाथ और घोड़े का अगला वाला जो दो पैर है, दोनों की देखो बनावटी एक है, जो आगे आगे वाले पैर या मैं बोलूंगा कि आगे आगे वाले पाद है। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, अपने हाथ से खाने का काम करता है, किसी को मारने का काम करता है, किसी को धमकाने का काम करता है। लेकिन घोड़े के अग्रपाद का बस एक ही काम है कि उससे वो आगे बढ़ता है, दौड़ने का काम करता है। उसी तरह पक्षी के पंख और मेढक के अग्रपाद, देखो पक्षी के जो पंख है वो भी क्या है कि जैसे हमारा आगे वाला हाथ, उसी तरह पक्षी के भी क्या होते हैं, हाथ होते हैं, लेकिन उसका काम उन्होंने उड़ने के लिए कर लिया। मेढक के अग्रपाद खुद को उछलने के लिए कर लिया। वेल के जो स्लीपर है वो भी देखो वो किस लिए, दौड़ने के लिए, मतलब तैरने के लिए कर लिए। चमगादड़ के जो पंख होंगे वो क्या, उड़ने के लिए कर लिए। तो ऐसे ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति के लक्षण क्या थे, एक तरह के थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या क्या अलग अलग तरह से उनका काम लेना शुरू कर दिया, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, समजात अंग बोलते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया, 18 और 19 में भी पूछा गया है। तो आई थिंक इस बार भी आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो मैं बात करूं आंसर का, पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, तो किसी पारितंत्र में उपस्थित जीवाणु और कवक जैसे मृतजीवी सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का क्या करता है, अपमार्जन करता है। दैट मीन्स आप देखोगे कि आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा जानवर होता है जो मर जाता है रोड पे, तो आप देखोगे कि कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो क्या कोई उसको उठा के लेके आता है क्या, नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं जो भी हमारे पर्यावरण में जो भी आप देखोगे कि जो भी जीवाणु है, कवक है, जितने भी मृत जीव सूक्ष्म जीव है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ उस जानवर को क्या करते हैं, खाना शुरू करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, अपमार्जन करना शुरू करते हैं। तो अब इससे क्या फायदा होगा, देखोगे ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देता है, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जब ये अपमार्जक जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको जब सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, तो फिर मिट्टी क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो मिट्टी से ये पदार्थ देख सकते हो, ये पदार्थ पौधों में चले जाते हैं, जिससे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अब क्या हुआ कि जब मिट्टी उसका अपमार्जन कर लिया, मिट्टी उसको अवशोषण कर लिया, तो अब मिट्टी में अब उसी में क्या हो गया कि पौधे आ जाते हैं। अब पौधे उसमें क्या होते हैं, उगना शुरू होते हैं। अब उसी को क्या करता है कि पौधे जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसको क्या करता है, उसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार अपमार्जक पारितंत्र में एक आहार तंत्र को क्या करता है, संतुलित करने का काम करता है। क्या करता है, आहार तंत्र को संतुलित करने का काम करता है मेरे दोस्तों। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप इसको क्या करें, जरूर एक बार याद कर ले।
बात करें अगले अगले प्रश्न पर, तो पोषीय स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इनमें विभिन्न पोषीय स्तर को क्या करना है, बताना है। और पोषीय स्तर से आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं बात करूंगा आंसर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषीय स्तर। तो आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषीय स्तर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषीय स्तर कहा जाता है। इन अलग अलग चरणों पर स्थित जीवों के शोषण की प्रकृति क्या क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न होती है। तो देखिएगा क्या मैंने बोला कि आहार श्रृंखला जो पूरी की पूरी होती है, तो आहार श्रृंखला का जो विभिन्न चरण का जो पोषण दिखाया उसी को क्या बोलते हैं, पोषीय स्तर। और ये जो पोषीय स्तर होता है वो हर एक जीव के लिए क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिएगा तो इनके लिए घास के मैदान को निम्नलिखित आहार श्रृंखला का उदाहरण दे सकते हैं। और बोला गया कि सबसे अच्छा जो आहार श्रृंखला का उदाहरण क्या होता है, तो घास का मैदान होता है। क्या होता है? घास का मैदान होता है, समझिएगा। तो ये जो घास होता है मेरा क्या होता है, प्राथमिक उत्पाद होता है। तो उसमें देखिएगा कि प्राथमिक उत्पाद घास जो होता है उसको कौन खाता है, कोई टिड्डा खाया, और टिड्डा को कौन खाया, मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को बाज खाया, और बाज को कौन कौन खाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो क्या होते हैं, अपघटक हो जाते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या होता है कि प्राथमिक उत्पाद को क्या करते हैं, जो प्राथमिक शाकाहारी जो होते हैं, यानी कि मेरा बात सुनिएगा कि जो उत्पाद होते हैं उसको सबसे पहले कौन खाता है, तो प्राथमिक उत्पाद जो होते हैं वो खाते हैं। तो प्राथमिक जो है वो खा लिए, यानी कि प्राथमिकता में कौन आ गया, आपका टिड्डा आ गया। फिर द्वितीय में कौन आते हैं, मांसाहारी आते हैं। प्राथमिक में हमेशा कौन आएंगे, गौर कीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि प्राथमिक में जो आते हैं उसमें क्या आते हैं, हमेशा शाकाहारी आते हैं। और द्वितीयक में कौन आएंगे, तो मांसाहारी, और तृतीयक में मांसाहारी, और जो चौथा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको सर्वोच्च बोलते हैं, जिसमें कौन आते हैं, उसमें भी मांसाहारी आते हैं। तो एक जो स्तर होगा उसमें देखोगे सबसे पहले आपको घास लिखना है, फिर टिड्डा लिखना है, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को बाज खाया, और बाज की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, या वो क्या होता है, पर्यावरण में अपमार्जक के द्वारा क्या होता है, उसका अपघटन हो जाता है। तो देखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो ये प्राथमिक क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि टिड्डा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, और मेढक क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है, सांप क्या है, तृतीय उपभोक्ता है, और बाज क्या है, तो चतुर्थ या क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से मनुष्य जो है वो कहां पे आता है, तो मनुष्य किस में आएगा, सर्वोच्च उपभोक्ता में आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। बात करेंगे आगे, देख सकते हो कि उपयुक्त आहार श्रृंखला में उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता अलग अलग पोषीय स्तर के हैं। देख सकते हो कि प्राथमिक उत्पाद में टिड्डा होते हैं, जो भी कुछ होता है अलग अलग होते हैं। तो सर्वोच्च उपभोक्ता के मृत्यु के उपरांत अपघटक है ना, यानी कि जीवाणु या कवक उसके मृत्यु शरीर को का अपघटन करते हैं और उसे पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मृतजीवी सूक्ष्मजीव भी एक महत्वपूर्ण पोषीय स्तर क्या करते हैं, बना देते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा, किस पे बोलेंगे, पोषीय स्तर पे हम लोग बात करेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या कि अजैव क्या है, देख सकते हो जैव आवर्धन क्या है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हो जैव अनमनीकरण रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उत्पादक क्या उपभोक्ता के शरीर में क्या है, वश्य उत्तकों में संचित होते रहते हैं। चूंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य का शरीर में अंतरिम रूप में पहुंचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहां मनुष्य के वश्य उत्तकों में इन पदार्थों का साधन बढ़ता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं। जैसे सुनिएगा, आपने क्या किया कि आपने जो आपका जो प्राथमिक जो उत्पाद है, जैसे आप मेरे यहाँ मुझे समझा रहा हूं, जैसे कि मान लो कि जो प्राथमिक उत्पाद जैसे घास हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि खेत में किसी के कोई भी कीटनाशक वगैरह डाल दिए, तो खेत में कीटनाशक डाले तो क्या करता है कि जो पौधे होते हैं उसको अवशोषित करते हैं। फिर उसको क्या किया जाता है कि किसी ना किसी माध्यम से जो हमारे जो अंतिम जो मैं बोलूँगा उपभोक्ता है, यानी कि जो सर्वोच्च उपभोक्ता है, मनुष्य तक पहुंच जाता है। और जब मनुष्य तक पहुंचता है तो मनुष्य क्या करता है कि उसको खाता है, और खाने के बाद जो भी वो कीटनाशक होते हैं वो हमारे प्रोटीन के रूप में क्या होता है, हमारे पास संचित होते जाते हैं। और ये रसायन जो होते हैं मनुष्य के अंतिम रूप से पहुंचता है और वो संचित होता जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये रासायनिक पदार्थों का जो सांद्रण वो बढ़ता जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देख सकते हो एक पारितंत्र क्या है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव का क्या करें, चित्र बनाए, यानी कि जो पारितंत्र होता है उसमें किस तरह का ऊर्जा का प्रभाव होता है उस पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको पता होगा कि हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। तो सूर्य जो होता है, सूर्य से जो ऊर्जा होता है किसके पास आता है, उत्पादक के पास आता है। जैसे घास हो गया तो घास उसको ले लिया, अब घास को कौन खाया, शाकाहारी खाया,
और शाकाहारी को कौन खाया, मांसाहारी खाया, और मांसाहारी को कौन खाया तो शीर्ष मांसाहारी खाया। तो इसी तरह से क्या होता है, ऊर्जा का संतरण होते रहता है कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश किसमें गया, घास पौधों में गया, घास को कौन खाया, शाकाहारी टिड्डा वगैरह में खाया, है ना, टिड्डा को मेढक वगैरह खाया, मेढक को सांप वगैरह खाया, जो भी खाया, और अंतिम में क्या होता है, वो किसके पास जाता है, शीर्ष पर जाता है, यानी कि मनुष्य तक पहुंच जाता है। तो यही पूरा का पूरा क्या होता है हमारे मैं बोलूंगा कि ऊर्जा का जो पारतंत्र का प्रभाव होता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही संचय क्यों किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता था वो केले का भी पेड़ का पौधा ले सकता था, लेकिन मटर का क्यों किया। देखिएगा सबसे पहले तो यह आसानी से उपलब्ध था उस समय, सबसे पहला क्या था, आसानी से उपलब्ध था। दूसरा कि इसमें विभिन्न आकार के तथा विभिन्न प्रकार के बीजों वाले पौधे उपलब्ध थे। तीसरा क्या है, यह अधिक परागण क्षमता वाला पौधा था तथा पूर्ण पौधों के तैयार होने के समय इसमें क्या थे, कम लगते थे, और इनसे जो समय जो होगा वो क्या होता था, बहुत कम लगता था। इसीलिए क्या किया गया था, यह मटर के पौधों का चयन किया गया था। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। सुनिएगा ध्यान से कि पोषी स्तर के क्या है कि सभी जीवों को हम समाप्त कर दें। तो आंसर देख सकते हो क्या है कि किसी आहार श्रृंखला के एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देने पर पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। समझेगा, आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर एक दूसरे से आहार संबंध में क्या होता है, जुड़ा होता है। अतः एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देने से आहार श्रृंखला का क्रम क्या होता है, टूट जाएगा, जिससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव क्या होगा, रुक जाएगा, तथा पर्यावरण में क्या होगा, समस्याएं जो उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, मैं ऐसा क्यों बोलना चाहता हूं। जैसे हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा को जो प्रभाव होता है, सबसे पहले सूर्य का जो होता है प्रकाश, वो उत्पादक के पास गया, उत्पादक से शाकाहारी के पास, शाकाहारी से मांसाहारी के पास, और फिर किसके पास गया, तो जो सर्वोच्च होगा उसके पास गया। दैट मीन्स अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक उपभोक्ता को खत्म कर देते हैं। तो मान लो कि सारे के सारे टिड्डा को क्या किया, हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो अगर हम लोगों ने टिड्डा को खत्म कर दिया तो क्या घास को क्या मेढक खाएगा, नहीं खाएगा। तो अब मेढक क्या होंगे, पूरे संसार से मेढक क्या होंगे, मर जाएंगे। अब जब मेढक मर जाएंगे तो सारे के सारे सांप क्या होंगे, मर जाएंगे। अब जब सारे के सारे सांप मर जाएंगे तो जितने भी बाज होंगे वो मर जाएंगे, और जब बाज मर जाएंगे तो जितने भी जो भी सूक्ष्म जीव होंगे वो उसकी संख्या भारी मात्रा में बढ़ जाएगी, और जिंदा मनुष्य भी क्या होगा, यहाँ पे सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप मान लो कि बीच से सांप को हटा देते हो तो बाज सीधा मेढक को नहीं खा सकता। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, पूरी की पूरी पृथ्वी की जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, यही कहा गया इसमें। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन करना है। तो बात करें आंसर का, तो हम अपने दैनिक जीवन में कचरा निपटाने के अनेक उपाय कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु आदि उपयोगी वस्तु का पुनः चक्रण किया जा सकता है। अब मान लो कि जैसे कि मेरे घर में प्लास्टिक का मैं थैला लाया था, तो मैंने एक बार यूज किया, मैं उसको फेंकूंगा नहीं, फिर अगले बार जब मैं मार्केट जाऊंगा तो उसका उपयोग करूंगा। उस तरह कागज का हो सकता है, धातु की वस्तुओं का। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देख सकते हो कि घरेलू कचरों एवं क्या है कि अपघटनीय पदार्थों से कंपोस्ट बना सकते हैं। शहरों में भूमि देख सकते हो भराव के लिए ठोस कचरे का प्रयोग किया जाता है। तो मान लो कि जो ऐसे कचरे हैं जो आसानी से अपघटित नहीं होंगे, जो अच्छा से सड़ेंगे गलेंगे नहीं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको भूमि भरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसा जगह पर उपयोग कर सकते हैं जहां पे क्या हो सकता है कि जहां पे भूमि की संख्या कम है, वहां पर हम लोग गड्ढा उड्ढा भर के क्या कर सकते हैं, अपने भूमि जो निर्माण कर सकते हैं। अगला, जैव अपघटन वाणिज्य में से बायोगैस तथा खाद का उत्पादन किया जा सकता है, जो इससे क्या होगा, ईंधन जो होगा सस्ता हो जाएगा। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैं बोलूंगा कि ऐसे सामान जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, चक्रण कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर लेंगे, और जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पदार्थ जो आसानी से अपघटन नहीं होंगे उनको क्या करेंगे कि भूमि को भराव के लिए उसका प्रयोग करेंगे, और ऐसे जिसका क्या होगा कि ऐसा जिससे हम लोग क्या बन सकते हैं कि कंपोस्ट बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, उससे क्या करेंगे, उसको उपयोग करेंगे, जिससे हमारा ईंधन जो होगा वो सस्ता हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे कौन कौन सी समस्या क्या करती उत्पन्न करती है। समझे, अजैव निम्नीकरण यानी कि जिसको हम लोग नहीं किया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका निम्नीकरण नहीं हो सकता, यानी कि जो कंपोस्ट नहीं हो सकता, यानी कि जो अपघटन नहीं हो सकता। देख सकते समस्या पहला क्या होगा कि अजैव निम्नीकरण कचरे से भूमि क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। यानी कि ऐसा कचरा जो सड़ गल जाता है वो क्या करेगा, कुछ ही समय के लिए प्रदूषण फैलाएगा, लेकिन अगर नहीं तो क्या होगा, दुनिया भर क्या करेगा, आपका प्रदूषण फैलाएगा। पहला। दूसरा कि जल में मिलकर यह जल को भी प्रदूषित कर देगा। तीसरा कि नालियों में अवरोध पैदा होता है, जिसके कारण गंदा जल जमा हो जाएगा और क्या होगा, मच्छर उत्पन्न
कर देगा। चौथा देख सकते हो कि पशुओं द्वारा प्लास्टिक जैसे जहरीले पदार्थों को खाने से उनकी मृत्यु हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर एक पोषी स्तर समाप्त हो गया तो अगले पे भी पूरा का पूरा प्रभाव पड़ेगा। अजैव निम्नीकरण कण खाद्य पदार्थों में मिलकर जैव आवर्धन कर सकता है, जिससे हमारे अनेक प्रकार की बीमारी हो सकता है, जिसमें जंतुओं को अनेक प्रकार की क्या हो सकते हैं, बीमारी हो सकता है। तो ये सारे जो हो सकते हैं घटनाएं घट सकती हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो प्रश्न आपका क्या है कि ऐसे 3 तरीके बताएं जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण में क्या करते, प्रभावित करते हैं। जैसे समझेगा कि प्लास्टिक जैसे पदार्थ जिनका निम्नीकरण सूक्ष्मजीव नहीं कर पाते भूमि को दूषित करता है तथा कचरे की अनेक गंभीर समस्या क्या कर देता है, पैदा कर देता है, पहला समस्या। दूसरा देख सकते हो कि जैव आवर्धन के द्वारा डीडीटी तथा अन्य कीटनाशक दवाइयों में प्रयुक्त रसायन का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जीवों को क्या कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। तीसरा, पारा, सीसा, आर्सेनिक आदि के कणों के वातावरण तथा जल में उपस्थित पारितंत्र का क्या होता है, संतुलन बिगाड़ सकता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम जो हो सकते हैं आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जिसको आपको सभी को क्या करना है, याद कर लेना है। आपका क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि जीवाश्म क्या है, यह विकास प्रक्रम के विषय को क्या दर्शाता है। तो जीवाश्म के बारे में मैंने टॉपिक पे बात कर लिया, लेकिन फिर भी मैं बात करूं तो देख सकते हो मिट्टी अथवा चट्टानों में जीवों के लंबे समय में दबी आकृति, शरीर के अवशेष अथवा उनके कठोर अंगों के चट्टानों पर मिले चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म जैविक विकास की प्रक्रिया को समझाने में क्या होता है, सहायक होता है। कि जैविक विकास की प्रक्रिया को समझाने में क्या होता है, सहायक होता है। जब देख सकते हो कि जैव विकास के संबंध में जीवाश्म निम्नांकित सूचना को प्रदान करता है। जैसे समझेगा, पहला क्या है कि कौन सा स्पीसीज है जो कभी अस्तित्व में था तथा वर्तमान में क्या हो गया, लुप्त हो गया। जैसे आज हम लोग बोलते हैं डायनासोर पहले थे, आज लुप्त हो गए। तो हमको कैसे पता कि आज भी पहले डायनासोर था? तो कहीं ना कहीं जीवाश्म से कि उनकी कोई आकृति या कोई ऐसा चीज होगा जो पत्थरों में दब गई और वो आकृति उस पर बन गया, जिसको देख के हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो दूसरा कि जीवाश्म जैव विकास के विभिन्न चरणों अथवा अवस्थाओं को दर्शाता है। जैसे आर्कियो पैट्रिक्स जीवाश्म से सरीसृप तथा पक्षियों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अतः यह निष्कर्षण निकला जा सकता है कि पक्षी क्या हो गए, बाद में सरीसृप, क्या पहले पक्षी फिर बाद में क्या आया कि सरीसृप आया। बात करेंगे अगला, तो जीवाश्म यह भी बताते हैं कि जैव विकास कितना पुराना है अथवा किसके जीवाश्म की उम्र क्या है। तो उससे हमको पता चलता है कि आज हम लोग कितने साल तक जिंदा रहे और हम लोगों ने किस तरह से क्या क्या किया, यह भी क्या करता है, हमें पता चलता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो क्या है कि खाद्य जाल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला के शाखान्वित एवं जटिल क्या है, जाल को खाद्य जाल कहते हैं। यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला है और उनकी जो शाखाएं हैं और उनका जो पूरा का पूरा जटिल जाल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, है ना। आगे बात करें, खाद्य जाल कहते हैं। उदाहरण के लिए चूहा अन्न या पौधा को खाता है, चूहे को सांप खाता है और बिल्ली, चूहा को क्या खाता है, सांप और बिल्ली दोनों खा जाता है। सांप को बाज खाता है, लेकिन बाज को कुत्ता या शेर खा सकता है। इस प्रकार खाद्य जाल का भोजन का जो प्रभाव हुआ वो क्या होगा, एक धीरे धीरे क्या होगा, जटिलता में बदलता गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, खाद्य जाल हम लोग बोलते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, देख सकते हो प्रश्न क्या है, तो ऐसे 3 तरीके बताए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होकर पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा, तो हम लोगों ने इसका तो अभी जस्ट आंसर किया, आप इसको क्या करें, एक बार जरूर देख लें। बात करते आगे, देख सकते हो अगला प्रश्न आपका क्या है कि ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है कि समस्थानिक है। क्या है, ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है जिसका अणुसूत्र क्या होता है, O3। क्योंकि ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 बोलते हैं और O3 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ओजोन परत बोलते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो देखिएगा कि O2 में जब क्या होता है, सूर्य का किरण जब पड़ता है तो ये O+O में बदल जाता है, यानी कि तब क्या होता है O2 किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो O3 यानी कि ओजोन में परिवर्तित होता है। अब बात करेंगे कार्य के बारे में, तो देख सकते हो ओजोन घातक पराबैंगनिक विकिरणों का सोख लेता है, उसको क्या करता है, अपने आप में सोख लेता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता। इस प्रकार ओजोन पारितंत्र के लिए क्या है, सुरक्षा का छतरी जो है बनकर खड़ा है। अब ओजोन परत से और एक क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है, वो प्रश्न देख सकते हो कि ये किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि ओजोन परत की न्यूनता को उदाहरण से समझाएं, अथवा देख सकते हो कि ओजोन अवक्षय के क्या दुष्परिणाम है, या आप देख सकते हो कि ओजोन परत के ह्रास क्यों हो रहा है, इसका क्या दुष्परिणाम है। तो तीनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो आपको तीनों के क्वेश्चन को रट लेनी है। देख सकते हो क्या आंसर दिया है कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, अग्निशामक युक्ति तथा क्या देख सकते हो एरोसोल्स
है ना स्प्रे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC होता है ना। विश्व में इन चीजों के अत्यधिक उपयोग के कारण वायुमंडल में CFC की मात्रा बढ़ती जा रही है। CFC वायुमंडल के ऊपरी सतह जिसे ओजोन परत कहते हैं वहां जाकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर इस परत को क्या बना रहा है, पतला बना रहा है। इसे ही ओजोन का अवक्षय या ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, अवक्षय या ह्रास कहते हैं। ओजोन परत के अवघटन से दुष्परिणाम पे बात करेंगे तो ओजोन परत सूर्य में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को परावर्तित कर वायुमंडल में घुसने से रोकता है। ओजोन परत में ह्रास के कारण देख सकते हो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक आने लगती है। सबसे पहला यह किरण जीवों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक क्या होता है, हानिप्रद होता है यानी कि हानिकारक होते हैं। अब इस अल्ट्रावायलेट के लिए क्या दुष्परिणाम होगा, पहला तो त्वचा कैंसर होगा, आंखों में मोतियाबिंद का होना शुरू हो जाएगा, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाएगी और अनुवांशिक रोग क्या हो जाएंगे, पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ओजोन परत हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले प्रश्न पर तो ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति का कारण क्या है। तो देखिएगा तो देख सकते हो ओजोन परत की क्षति से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगी। इसीलिए इस परत की क्षति हमारे लिए क्या चिंता का विषय है। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा अत्यधिक CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों का उपयोग करना होता है। तो इससे क्या होगा कि मनुष्य को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए 2 उपाय बताएं, यानी कि इसकी जो क्षति उसको कैसे कम किया सकता है। पहला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन का उपयोग ना करें, ऐसे सामान जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो रहा है कि उत्पन्न हो रहा है उसका उपयोग ना करें। दूसरा तो एरोसोल रसायनों का क्या करें, कम से कम प्रयोग करें। तीसरा क्या देख सकते हो, सुपरसोनिक विमानों का उपयोग क्या करें, कम करना है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, ओजोन परत को क्षति को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब देख सकते हो अगला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पारतंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता क्या है, उत्पादक और उपभोक्ता में से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले बात करेंगे उपभोक्ता। तो हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। गौर कीजिएगा कि जितने भी पदार्थ जो भी क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लोग उत्पादक बोलते हैं। या मैं यूं कहूं ऐसे पदार्थ जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उनको प्राथमिक, उनको उत्पादक बोलेंगे। जैसे देखोगे क्यों ना पौधे हो गए, नीले हरे शैवाल हो गए, है ना। ये कार्बनिक पदार्थ खाद्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवों द्वारा उपभोग किए जाते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। याद रखिएगा उत्पादक जो होते हैं स्वयंपोषी होते हैं, वो कभी भी दूसरे जीवों पे क्या होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं। इसको क्या बोलेंगे, उत्पादक। आप उपभोक्ता कौन होता है भाई, समझिएगा ऐसे जीव जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं क्या कहलाते हैं, उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता के नाम जाने जाते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो स्वयं क्या नहीं करते, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण नहीं करता, बल्कि कोई दूसरा जो करता है उसको उपयोग करता है, उसको क्या बोलते हैं, लोग उपभोक्ता बोलते हैं। और याद रखिएगा कि उपभोक्ता जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। और उपभोक्ता वर्ग में जैसे आपका मांसाहारी हो गया, शाकाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया, परजीवी जो होते हैं इसके जो होते हैं उदाहरण होते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्रभाव अचक्रीय होता है, कैसे, इस पे बात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्रकाश, देख सकते हो सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के समय रासायनिक बंधन ऊर्जा के रूप में भोजन में क्या होता है, संचित हो जाता है। यह ऊर्जा आहार श्रृंखला के माध्यम से सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचती है। सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु और अपघटन के बाद यह ऊर्जा मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार पारतंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है क्या होता है, अचक्रीय होता है, वो चक्रीय नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने जब पढ़ा, जैसे कि आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश से क्या होगा कि प्राथमिक उपता यानी कि घास जो होगा उस पर प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हुआ और वो क्या बनाया, ऊर्जा बनाया। अब उसको क्या किया, जो टिड्डा होता है यानी कि टिड्डा माने कीड़ा बोल सकते हैं, कीड़ा खा लिया। तो कीड़ा जब खाया तो उसका ऊर्जा वहां पे गया, मांसाहारी के पास गया तो मांसाहारी उसको खाया तो उससे उसको ऊर्जा हुआ, फिर सर्वाहारी खाया और वो मर गया तो उसकी जो ऊर्जा होगा फिर पुनः क्या होता है, वातावरण में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि वो जाता नहीं, वो उसी पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा का अचक्रीय प्रभाव को दिखाया कि नहीं, क्योंकि ऊर्जा खत्म हो गया। अब मान लो ऊर्जा फिर पौधों में आ जाता तो हम लोग बोल सकते थे कि वो क्या है कि ऊर्जा का क्या हुआ, चक्रीय प्रभाव हुआ। बात करें अगले प्रश्न पर तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेना कि आहार जाल से आप क्या समझते हैं। तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार की आहार श्रृंखला पाई जाती है। कुछ छोटे होते हैं तथा कुछ क्या होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ सरल होते हैं तथा कुछ जटिल होते हैं। तो हमारे पास देख सकते हो 4 तरह के आपके आहार श्रृंखला के उपभोक्ता पाए जाते हैं, जैसे कुछ छोटे है ना, अधिक और कुछ सरल। तो एक आहार श्रृंखला में जीवों के मध्य
आहार संबंधित सीधी कह सकते हो सीधा ना होकर शाखान्वित होता है। क्या होता है? शाखान्वित होता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आहार श्रृंखला बोलते हैं। देखो कि जैसे बोलने का मतलब है कि सबसे पहले क्या पौधा, क्या हुआ? सबसे पहले पौधा जो कि आपके प्राथमिक जो क्या है? उत्पादक है। अब इसको क्या करता है? टिड्डा खा लेता है ना, इसको पक्षी खा लेता है, इसको चूहा खा लेता है, इसको क्या करता है? खरगोश खा लेता है। अब क्या होता है समझिएगा कि ये जो टिड्डा होगा, ये टिड्डा को कहीं ना कहीं मेढक खा लेता है, और मेढक को क्या करता है? सांप खाता है, और सांप को क्या करता है? बाज जो है खा जाता है। अब अगर बाज को सांप मैंने सांप को बाज खाया, बाज को तो खाने वाला या तो कुत्ता होगा या तो बिल्ली होगा, बोलने का मेरा मतलब है। तो अब उसके बाद उनको खाने वाला कोई नहीं होता है। उसी तरह पक्षी जो होते हैं, देख सकते हो पक्षी, तो पक्षी को कहीं ना कहीं बाज खा लेता है, चूहा को सांप खा लेता है, सांप को क्या करता है? बाज खाता है, और खरगोश को क्या करता है? बाज खा लेता है। तो ये पूरा का पूरा जो है क्या है? हमारा आहार, क्या है? हमारा आहार जाल है। बात करेंगे आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में अंतर, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देख सकते हो किसी पारेतंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रभाव आहार श्रृंखला कहलाता है। पारेतंत्र की रचना के अनुसार आहार श्रृंखला में विविधता पाई जाती है। जैसे घास के मैदान की आहार श्रृंखला, जलीय आहार श्रृंखला, वन्य आहार श्रृंखला, तो सब में आपको क्या मिलेगा? अंतर पाया जाएगा। अब ये तो क्या बात की हम लोग? आहार श्रृंखला में बात किए। बात करेंगे आहार जाल में, तो किसी पारेतंत्र में पाए जाने वाली श्रृंखला के क्या देखो सन जाल को क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा जाल पाया गया श्रृंखलाओं का, इसको क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। देख सकते हो अभी हम लोगों ने क्या किया? जीवाश्म या विकास को किस तरह दर्शाती है हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस थे आपका, मैंने वो करवा दिया। अब आपका काम इन क्वेश्चनों को याद करना, चाहे रट के करो, जैसे भी करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही जल्द आपके फिजिक्स के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, और फिर आपके केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसी तरह से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाने थे, हम लोग क्या करेंगे? वो बारी बारी सब करवा देंगे। अब आपका काम बनता है कि आप हमारी मेहनत करो, और आप देख ही सकते हो कि 2K होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा आप मदद कर दो, जिससे क्या होगा कि चैनल 2K पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेगा। फिर क्या होगा आपके लिए, मैं और जोर शोरों से बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी मैं तैयारी पे लग जाऊंगा, और आपकी जो तैयारी होगा वो भरपूर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर नहीं हो तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।